बदलता बनारस को रूप में उन्होंने स्थापित किया। एक ब्रांड बना है बनारस, इतना बड़ा कॉरिडोर बन गया और मस्जिद जस की तस है। जो पूरा चुनाव है वो समाजवादी पार्टी और जेपी के ही बीच में है। मोदी जी आने वाले हैं, वीजा जो है वो अपने आप बदलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस यहाँ पर किसको लड़ा रही है कोई मायने नहीं रखता। तो जब वो रायबरेली और अमेठी में स्वीकार्यता उनकी कम हो गई, उत्तर प्रदेश में हम कैसे मान लेंगे कि उनकी स्वीकार्यता बढ़ सकती। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो कार्रवाई की वो अपराधियों पर किया, सामान्य जनता पर नहीं। जातिगत जाल बुनने की कोशिश की गई अन्य पार्टियों की तरफ से। जेपी जो है अपने विकास के मुद्दे से तोड़ना चाहती तो है। आना है, आने के बाद फिजाएं कुछ भी हो सकती हैं, बदल सकती हैं, इसलिए मोदी जी के आने के बाद कुछ भी संभव है। हेलो 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 हेलो, चेक चेक चेक, टॉक टॉक टॉक, नॉक नॉक टॉक। तीन पत्रकार, अरे तीन पत्रकार, अरे तीन 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 पत्रकार। हेलो एंड वेलकम टू ट्रूली इंडियन तीन पत्रकार। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स। आप देख रहे हैं ट्रूली इंडियन पर हमारी खास पेशकश तीन पत्रकार। आज मैं बनारस में हूं। बनारस जैसा कि नाम से ही रसों से भरा हुआ है। इलेक्शन का माहौल है, लगातार बड़े बड़े नेताओं का काफिला बनारस की तरफ मुड़ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी हों या बंगाल के मुख्यमंत्री हों या उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आखिरी चरण का चुनाव बस आपके सामने है। बहुत ही गहमी इस समय चल रही है और मैं बनारस में हूं, अपने खास एपिसोड के साथ में हूं। आज मेरे साथ तीन खास मेहमान हैं, बनारस के वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं सबसे पहले आपको रूबरू करना चाहूँगा। हमारे साथ में हैं श्री सुशील सिंह सर से हैं, काशी वार्ता के आप संपादक हैं। अरुण मिश्रा जी हैं और श्री रत्नेश राय साहब हैं। सर, मैं बनारस में आया हुआ था और यहाँ पर मैं जानने की एक कोशिश कर रहा हूँ कि क्या माहौल क्या है 2022 के लिए। तो सबसे पहले सर, अरुण सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बीता जो 5 साल है, आप इसको किस प्रकार से, उत्तर प्रदेश सरकार जो रही है योगी आदित्यनाथ की, कितना डेवलपमेंट आपके बनारस में हुआ है? देखो, उसको आप बनारस को केंद्र बिंदु में रख करके मत देखिए, उसको आप पूरे पूर्वांचल से जोड़ के देखिए। बनारस तो एक सियासत का केंद्र बिंदु था क्योंकि प्रधानमंत्री थे, और इसके बाद जो चर्चा में आया पूर्वांचल में जितनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं, चाहे हाईवे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, बनारस तो बदलता बनारस को रूप में उन्होंने स्थापित किया। एक ब्रांड बना है बनारस। पहले भी ब्रांड, ऐसा नहीं था कि बनारस नहीं था। बनारस कबीर, रैदास, तमाम जो यहाँ के लोग रहे हैं, मदन मोहन मालवीय के नाम पर रहा है, बीएचयू जैसी संस्था रही है, लेकिन बनारस को उन्होंने एक ब्रांड के रूप में स्थापित किया कि ये पर्यटन नगरी के रूप में किस तरह से विकसित किया जा सकता है। तो उन्होंने किसी धर्म, जाति या मजहब से ऊपर उठ करके उन्होंने डेवलपमेंट किया। केवल सड़क से उसको नहीं जोड़ा, उन्होंने इसलिए कोशिश की कि इससे प्रत्यक्ष रोजगार, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कैसे लोगों को रोजगार मिले। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे कि उन्होंने बनारस की गलियों को मॉडल बनाया, बनारस की गलियों को रखा, या गंगा आरती यहाँ होती रही, या यहाँ जल परिवहन परियोजना इन्होंने शुरू किया। तो जो सफाई व्यवस्थाएं यहाँ अच्छी हुई, या जो भी विकास के मॉडल उन्होंने तय किए, उससे लोगों को रोजगार मिले। जैसे विश्वनाथ धाम को आप जोड़ लेते हैं, तो विश्वनाथ धाम में क्या हुआ कि वहाँ पर्यटक आए। बनारस में हर साल 60 लाख से 70 लाख के बीच हर साल साउथ इंडियन या देश के अन्य राज्यों से लोग आते हैं। 18 से 20 लाख, ये पर्यटन डिपार्टमेंट का एक रिपोर्ट है। तो कहीं न कहीं से उसका फायदा हर वर्ग को मिल रहा है, उससे लोगों को रोजगार मिले, कमाई हो रही है, तो पैसा परिवार चल रहा है। जी। सुशील सर, आप ये बताएं कि बीते 5 वर्षों में अक्सर, अभी जब से इलेक्शन शुरू हो गया है, तो विपक्ष जो है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस, चाहे वो बसपा हो, भाजपा पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाती रही है बेरोजगारी का। तो क्या आपके बनारस में, जो आपकी जितनी विधानसभाएं हैं, क्या विगत 5 वर्षों में कुछ ऐसा कार्य हुआ है कि यहाँ की बेरोजगारी पर कुछ? देखिए, बेरोजगारी पर अगर देखिएगा तो अभी हाल के ही कुछ दिनों पहले जो है करखियाँ पिंडरा विधानसभा में है, अमूल जो है उसने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई है, जिसका लाभ क्षेत्र की जनता को भी मिलेगा और आसपास के जो गांव हैं उससे जुड़ेंगे। और उसके अलावा भी छोटे मोटे जो है, जो प्राइवेट तरह के काम हुए हैं, बड़ा नहीं कहा जा सकता, कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं लगी है, लेकिन अन्य साधनों के, मतलब चाहे आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, उसके माध्यम से बहुत से लोगों ने छोटे छोटे रोजगार शुरू किए हैं। तो उसको ये कहेंगे नौकरी न मिल करके अपना स्वरोजगार शुरू किया। स्वरोजगार के माध्यम आत्मनिर्भर वो अपना बने जो है। तो चाहे वो सड़क के ठेला लगाने वाले हों, चाहे तमाम तरह के छोटे छोटे उद्योग हों जो कम पैसे में, जिस अपने आप से उन्होंने अपना वो शुरू किया, उससे उनको रोजगार मिला। रही बात रोजगार देने की, तो जो उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि लगभग 4.5 लाख नौकरियां उन्होंने दी हैं। पुलिस विभाग में उनका रिकॉर्ड है कि जो अब तक आज़ादी के बाद से अब तक जितनी महिलाओं की भर्ती हुई थी, उससे कहीं गुना ज़्यादा इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 साल में जो है महिलाओं को जो है पुलिस में जगह दी है। ठीक है,
2 साल का जो कार्यकाल है, ये पिछला जो 2 साल, उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है ये है कि हमारे ये जो मतलब कोरोना काल की वजह से बहुत सी निजी संस्थाएं जो बंद हुई हैं, या तो उनके यहाँ आर्थिक रूप से समस्याएं खड़ी हुई हैं, तो वो कुछ नौकरियां उसमें से भी हटी हैं, वो भी बेरोजगार हुए हैं। तो एकाएक अर्थव्यवस्था पर जो भार पड़ा है, उसमें ये बेरोजगारी दूर करना और ये सब करना, तो ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, इसके लिए समय चाहिए। और समय जब तक मतलब इधर अगर हम सर इस 5 साल में करें तो थोड़ा बहुत मतलब ऊपर नीचे हुआ है, आप ये कह रहे हैं। नहीं, देखिए, बेरोजगारी तो आने वाले दिनों में हमेशा बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि उतने बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, तो रोजगार तो हम सृजन नहीं कर सकते। इसलिए मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, अपना खुद का रोजगार करिए, अपने रोजगार देने वाला बनिए। तो नौकरियों का जो हमारा जो वो है कि मतलब हम नौकरी मिलेगी, तो नौकरी उतनी मिलनी नहीं है, क्योंकि नौकरी के लिए उतनी जगह रह नहीं गई है, चाहे सरकारी संस्थान हो चाहे प्राइवेट हो। बनारस में भी यही है। बनारस में भी यही है, पूरा देश इसी से जूझ रहा है। रत्नेश सर, मैं एक सवाल आपसे मैं करना चाह रहा हूँ। सर, बनारस में पिछले 5 सालों में जो प्रमुख मुद्दे रहे हैं, क्या उसमें बिजली, पानी और स्वास्थ्य पर कुछ हुआ है? स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पे भाभा कैंसर सेंटर 2 खुले हुए हैं, एक बीएचयू में है और एक लहरतारा वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोविड काल में, तो करीब 32 ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, और जितने सीएचसी थे यहाँ पे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सबको अपग्रेड किया गया है, सीट बढ़ाई गई है, वहाँ पे डॉक्टर्स बढ़ाए गए हैं, वहाँ पे जो सुविधाएं थी वो काफ़ी बढ़ा दी गई हैं। इसके अलावा ईएसआई हॉस्पिटल यहाँ पे एक बड़ा डेवलप किया गया है, उसको भी अपग्रेड किया गया है। महिला अस्पताल है, वहाँ पे 100 बेड अलग बढ़ाया गया है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सर सुंदरलाल अस्पताल वहाँ बढ़ाया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जितने अस्पताल थे उसको अपग्रेड किए और कुछ नए अस्पताल भी इंट्रोड्यूस किए गए। 5 साल में मतलब कुछ हुआ है आपके यहाँ बनारस में? स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हुआ है, बिजली के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हुआ स्वास्थ्य की मैं यहाँ पर आपको रुकूंगा। कोविड में सर बहुत बड़े बड़े आरोप लगते रहे हैं, आपके बनारस में क्या स्थिति थी सर? कोविड में जिस तरीके से सेकंड वेव आया, किसी को उतनी आशंका नहीं थी कि इतना हो सकता है। तुरंत यहाँ पे त्वरित आप देखे होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी तुरंत कोविड में वो इन आइसोलेशन में रह के सारा मैनेजमेंट देखते रहे, अपने कार्यालय से, अपने घर से, और मैनेजमेंट के तौर पे यहाँ पे तुरंत ऑक्सीजन प्लांट लगना शुरू हुआ। ऑक्सीजन की गाड़ियाँ चली सरकार में, सरकार ने काम किया है। सरकार ने काम किया है यहाँ पे। सर, डीआरडीओ का एक यहाँ पे अस्पताल बीएचयू में बना है। मिश्रा सर, मैं एक चीज़ ये आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ। अभी मैं आया और यहाँ मैंने देखा कॉरिडोर बड़ा अच्छा और भव्यता के साथ दिख रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बनारस की राजनीति में, उत्तर प्रदेश में तो इसका असर है, लेकिन बनारस की जो लगभग 8 आपके पास सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा की, कितना असर पड़ेगा इसका? नहीं, देखिए, कॉरिडोर को लेकर के ही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी पूरी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है पूरे चुनाव के दौरान। ये विकास का एक बड़ा मॉडल रहा है। एक बड़ी चीज़ और बता दूं, अभी तक ये हो रहा था कि अयोध्या में जिस तरह के वहाँ मंदिर को और मस्जिद को लेकर विवाद हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा कॉरिडोर बन गया और मस्जिद जस की तस है। ये धार्मिक सौहार्द का एक बड़ा प्रतीक बना है, वो ये आप समझ लीजिए। और आने वाले दिनों में भविष्य जो भी है, बनारस को केवल उस कॉरिडोर से न जोड़ के, क्योंकि वो तो एक महत्व ये है कि यहाँ धार्मिक महत्व है, लिहाजा लोग आते हैं ना, तो उनके मन में एक अवधारणा नहीं हुआ है। लेकिन जब लोग उतरते हैं हाईवे से, मतलब एयरपोर्ट से उतरते हैं, ट्रेन से जाते हैं, तो शहर का जो स्थिति है वो लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि हम बनारस गए थे, बनारस बदला हुआ है। सर, एक बात मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, दक्षिण बनारस की यहाँ पे मैंने लोगों से बातचीत करी है, तो लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा कई वर्षों पर उस पर कब्जा किया हुआ है। तो ये दक्षिण आपका जो बनारस का एरिया है, क्या खास है कि इसमें भाजपा ने ही मतलब अपना आधिपत्य जमाया है? क्यों नहीं अदर पार्टियां उसमें? दक्षिण जो है, एक तो बनारस की गलियां वहाँ मशहूर हैं, और दक्षिण जो है गंगा के किनारे का इलाका है माना जाता है। श्याम देवराय चौधरी दादा 7 बार लगातार वहाँ विधायक रहे, निर्विवाद रहे, भाजपा से रहे, निर्विवाद रहे, न कभी उनके ऊपर कोई आरोप लगा और न कभी वो विवाद में किसी आए। सरल, सहज और सबके लिए उपलब्ध थे, न तो कोई आडंबर था उनका, न कुछ था, कि सबके लिए वो मौजूद रहते थे। बीजेपी ने पिछली बार उनको टिकट न दे करके और उम्र का वो बताते हुए नीलकंठ तिवारी को टिकट दिया। नीलकंठ तिवारी जी मंत्री बने। तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर 8 बार से लगातार काबिज है, और वो सीट तो भाजपा की ही मानी जाती है। इस बार भी है क्या? इस बार देखिए, दक्षिण में सबसे बड़ा उपलब्धि अगर सुना है कि कोई है, किशन दीक्षित हैं,
सपा किशन दीक्षित, देखिए किशन दीक्षित हो सकते हैं, अब वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, महंत परिवार से आते हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वो उसी इलाके से आता है, दक्षिण में ही आता है, दक्षिण विधानसभा में ही आता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप कैंडिडेट वाइज न देख करके आप अगर ये देखेंगे कि भाजपा ने वहाँ क्या काम किया, तो भाजपा ने वहाँ जो जिस तरह का जो विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर दिया है, वो भारत दक्षिणी के लिए ही नहीं पूरे भारत के लिए बहुत बड़ा एक मतलब उपलब्ध है। भगवान से जुड़े हुए जो लोग आस्थावान लोग सर हैं। यही सवाल सर मैं आप लोगों से भी लूंगा सर। ये नीलकंठ तिवारी जी जो हैं और जो किशन दीक्षित जी हैं, दोनों लोगों में मैं बाहर था तो मैं घूम रहा था, तो मुझे ये पता चला कि इस बार कुछ है, टक्कर है। क्या ये बात सही है? देखिए, चुनाव जब भी होता है तो पक्ष और विपक्ष के बीच में टक्कर होवे जैसे लोग करती कह है। रहे हैं कोई इस बार सपा का जोर ज्यादा है। नहीं, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ इस चीज़ को कि टक्कर तो हर जगह रहता है। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। पिछली बार जब चुनाव हुआ 2017 में से पूर्व सांसद राजेश मिश्रा कांग्रेस के प्रत्याशी थे, ठीक है। उन्होंने जब चुनाव लड़ा और उस समय 8 बार के भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे श्यामदेव चौधरी, ठीक है। वो उनको चुनाव में टिकट काट करके नीलकंठ तिवारी को दिया गया टिकट। तो ऐसी स्थिति में उनके समर्थक भी हो सकता है नाराज रहे होंगे, ये कभी भी होता है जिनका टिकट कटता है, या जो दावेदार रहे होंगे उनके भी नाराजगी रहती है। बावजूद 17,000 वोट से चुनाव जीते वो। ये वहाँ फैक्टर प्रत्याशी नहीं है, वहाँ फैक्टर मोदी है। इस शहर में बनारस में कोई प्रत्याशी चुनाव लड़े न लड़े, अब कोई इतना वो वाला नहीं है, सब मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, हर सीट में मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। ओके सर, इसी से संबंधित आपसे एक सवाल है। 8 जो विधानसभा है उसमें समाजवादी पार्टी कहाँ पे खड़ी है, या हम पूछे कितनी सीटों पे उसका जोर चल रहा है? देखिए, जो पूरा चुनाव है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के ही बीच में है। हालांकि अगर एक सीट पिंडरा की बात की जाए तो वहाँ पे कांग्रेस जो है वो मजबूती से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस में कोई मैडम कांग्रेस से वहाँ पे अजय राय हैं, वो वहाँ मजबूती से अवधेश सिंह से लड़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बाकी सारी जो सीट है वहाँ पे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में पूरी तरीके से लड़ाई दिख रही है, टक्कर दिख रही है। मैं कितना सीट सर, मतलब कुछ एक मोटा अनुमान कि सपा निकाल सकती है, कुछ आइडिया इसके लिए? देखिए, अभी मोदी जी आए थे, अभी फिर आने वाले हैं। योगी जी का लगातार यहाँ पे भ्रमण रहा है, जो विकास के काम हुए हैं। मोदी जी आने वाले हैं, रोड शो करेंगे और सभा करेंगे, तो जैसे फिजा जो है वो अपने आप बदलना शुरू हो जाती है। तो पिछला चुनाव देखे थे 8 सीट ठीक वो सीट था बीजेपी के पास थी। उसके पहले अगर हम 2017 में जाएं, 2014 में जाएं, तो अच्छी बढ़त और अच्छी सीटों के साथ बीजेपी जो है वो लीड करती है और सीटें निकालती है। सर एक चीज़ ये बताइए मुझे, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में खूब धूम मचाए हुए हैं और बहुत अच्छी तरीके से वो कैंपेनिंग कर रही हैं, बहुत बड़े बड़े भाषण, और बड़ा अच्छा उनका एक ये रहा, वो सीधे बोल रही हैं। आपके बनारस में जितनी विधानसभाएं हैं, मैंने सुना है सर 61 सीट पे कांग्रेस भी बहुत अच्छी फाइट कर रही है, तो क्या है इसका सर? देखिए, या कांग्रेस प्रियंका गांधी का इसमें कितना असर है? कांग्रेस देखिए, अभी हमारे बड़े भाई ने बताया है कि कांग्रेस पिंडरा में फाइट में है। तो के जो प्रत्याशी वहाँ पर रहे हैं वो पहले बीजेपी से ही विधायक हुआ करते थे। अच्छा। और उन्होंने उदल का गढ़ जो मतलब जो है कम्युनिस्ट का गढ़ उन्होंने ही तोड़ा था। पहली बार बीजेपी से कमल खिलाया था वहाँ पर, तब वो कुलसला नाम से वो सीट जानी जाती थी। ठीक, इस बार सर कौन है वहाँ से? इस बार भी वहाँ भाजपा से डॉक्टर अवधेश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से सर? अजय राय है। अच्छा, अजय राय साहब। जी। तो वही फाइट में है। वही फाइट में है, सीधी टक्कर है। और उसके अलावा यहाँ पर महिलाओं में मैं एक बात करूं, उन्होंने आधी आबादी की बहुत ज्यादा मतलब बातचीत करी है, कितना यहाँ असर है आपके यहाँ आधी आबादी पर? नहीं, देखिए, आधी आबादी पर असर है कि प्रत्याशी उस तरह के रहने चाहिए। अच्छा। अब अगर आप केवल महिलाओं को लड़ाने के लिए टिकट दे दीजिएगा तो ये कोई टिकट मतलब बांटने का कोई फार्मूला नहीं हुआ। और अगर ये फार्मूला अगर आधी आबादी का ही अगर उन्होंने अपनाया तो पंजाब में भी देना चाहिए था। पंजाब में आधी आबादी का उन्होंने फार्मूला तय किया नहीं। तो कांग्रेस यहाँ पर किसको लड़ा रही है ये कोई मायने नहीं रखता। और खासतौर से बनारस में अगर 2 सीटों को छोड़ दीजिए, बनारस में कैंट विधानसभा जहाँ डॉक्टर राजेश मिश्रा जी लड़ रहे हैं चुनाव, पूर्व सांसद रहे हैं, 2 बार MLC रहे हैं, और 1 सीट पिंडरा की है जहाँ से अजय राय 4 बार विधायक रह चुके हैं। उनके अलावा कोई सीट पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती दिख रही है। रही बात प्रियंका गांधी जी की, तो प्रियंका गांधी जी का असर तो इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में वो अमेठी और रायबरेली दोनों सीट देख रही थी, तो उसमें से 1 सीट बीजेपी कांग्रेस हार जाती है, राहुल गांधी जी चुनाव हार जाते हैं। तो जब वो रायबरेली और अमेठी में स्वीकार्यता उनकी कम हो गई तो उत्तर प्रदेश में हम कैसे मान लेंगे कि उनकी स्वीकार्यता बढ़ सकती है? मैं सॉर्ट हूँ, तो यहाँ भी मतलब कुछ खास नहीं है ऐसा आप कोई कह असर रहे हैं? नहीं। अच्छा। सर ये बताइए, ममता बनर्जी आ रही हैं बनारस में,
इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? और दूसरी बात ये इसमें क्या दूसरे, खैर ये एक कैंपेनिंग है, इसमें आ सकते हैं, क्या अखिलेश यादव भी कुछ ध्रुवीकरण वाला मामला यहाँ भी कर सकेंगे? देखिए उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सीधे सीधे लड़ाई जातिवाद बनाम विकास को लेकर के हो रही सर है। मैं हिंदू मुस्लिम की बात करूं या अन्य जातियों मैं दोनों बात कर रहा हूँ अच्छा, आपसे। अच्छा, अच्छा। तो ऐसी स्थिति में हिंदू मुसलमान की बात तो दूसरी हो गई, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां गठबंधन की सीटें मजबूत दिखाई दे रही हैं। ठीक है, पूर्वांचल की बात करें। पूर्वांचल की बात करूं, बनारस में ऐसा कुछ अभी नज़र नहीं, क्योंकि पुराना एक दो सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सेवापुरी जैसे है वहाँ का समाजवादी, वहाँ वो मजबूत स्थिति में आज के तारीख में है। जैसे आपने शहर दक्षिणी को बताया, वैसे सेवापुरी है। ये दो सीटें ऐसी हैं जहाँ समाजवादी पार्टी को मैं मजबूत स्थिति में देख सकता हूँ वर्तमान में जो स्थिति है। लेकिन अभी मोदी को शहर में 2-3 दिनों तक रहना है। पिछली बार भी वही हुआ, 3 दिन तक रहे बनारस में, माहौल बदल गया। कल से जब से वो उन्होंने संवाद किया है तब से बनारस का माहौल बदला सा है। देखिए दो चीज़ें हैं, यहाँ के लोग कहते हैं ना कि जिनको काशी के लोग दिल लगा बैठे, तो मोदी से लगा बैठे हैं दिल यहाँ के लोग, उसमें कोई दो राय। मैं ये मानता हूँ इस चीज़ को, समाजवादी पार्टी के बहुत अच्छे नेताओं में 1-2 लोग हैं जो चुनाव कायदे से लड़ रहे हैं। सर ये बताइए, ये राजभर एंड फैमिली का आपके यहाँ किसी एक सीट पे मैंने अभी सुना कि बड़ा जोरदार असर है। हाँ हाँ, कितना असर है? क्या राजभर कुछ बड़ा गेम खेलेंगे आपके पूर्वांचल और बनारस में? देखिए शिवपुर जो सीट है वहाँ से राजभर, ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन अंत समय में वो मैदान छोड़ के भाग गए और अपने लड़के को वहाँ पे छोड़ गए हैं लड़ने के लिए। शायद उनको अपनी ज़मीनी हकीकत समझ में आ गई होगी, और वहाँ से जो सिटिंग विधायक हैं, मंत्री भी हैं अनिल राजभर, वो उनसे मुकाबले में हैं। तो राजभर की अगर बात करें तो इस समय कहीं ना कहीं पल्ला भारी दिख रहा है अनिल राजभर का, और जहुराबाद वो छोड़ के बनारस की सीट चले गए, जबकि बार बार दावा कर रहे थे कि बनारस से लड़ेंगे। एक बार मैं इसमें और जानना चाहूंगा, राजभर एंड फैमिली एंड जो भी इसके सहयोगी दल हैं पूर्वांचल में क्या असर करेंगे? देखिए राजभर एंड फैमिली पिछली बार बीजेपी के साथ थी, बीजेपी की सीटें भी मदद किया उन्होंने, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से उन्होंने पैक्ट किया है, और समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ खास असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले बीएसपी से भी पैक्ट कर चुकी है, समाजवादी पार्टी पहले कांग्रेस से भी पैक्ट कर चुकी है, और कुछ उसको बेनिफिट नहीं मिला, कुछ लाभ नहीं मिला उसको। ये बताइए सर, उत्तर प्रदेश सरकार पिछले 5 साल में योगी जी की सरकार ने जिस प्रकार से अपना एक कार्यकाल कंप्लीट किया है, उसमें एक बात उठ के आई, ब्राह्मण ठाकुर गुंडा और गोली इनकाउंटर। बनारस में क्या इसकी कुछ चर्चा होती है? क्या यहाँ भी कोई ब्राह्मण ठाकुर वाला मामला है? देखिए एक बात आप समझिए, अपराधियों की कोई धर्म जाति नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो कार्रवाई की वो अपराधियों पर किया, सामान्य जनता पर नहीं किया। इस प्रदेश में 5 साल में कहीं एक स्थान ऐसा मिल जाए जहाँ पर कहीं कोई दंगा हुआ हो। बनारस के जो लोग हैं, कोई एक भी ऐसी घटना सामने नहीं आई कि फलाने किसी दूसरे धर्म जाति के लोगों को रोक करके प्रताड़ित किया गया हो। आप पूरे बनारस में किसी भी अल्पसंख्यक बाहुल इलाके में जाइए, वो भी नहीं कहेंगे। तो कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नंबर 1 दिया जा सकता है। दूसरी बात आपने कही कि बनारस को लेकर के क्या है, कैसे है, तो बनारस तो देखिए वैसे ही जिंदा शहर बनारस है कहते हैं उसको। तो ऐसी स्थिति में बनारस में कभी भी इस तरह का, ये एक घटना बताता हूँ, यहाँ पे 2005 में है जब ब्लास्ट हुआ था, संकट मोचन में, और रेलवे स्टेशन ब्लास्ट हुआ। इस शहर के सिर्फ 2 शख्सियत ऐसे थे कि इधर ब्लास्ट होता है और सवेरे गंगा किनारे यदि अजान भी गूंज रहा है तो गंगा किनारे घंट घड़ियाल भी गूंज रहा था। और 2 शख्सियत ऐसे थे, यहाँ के शहर मुफ्ती बातिन और संकट मोचन मंदिर के महंत उस समय हुआ करते थे, विशंबरनाथ मिश्र जी। वो लोग सड़क पर निकले, पूरी शहर उनके साथ पीछे पीछे खड़ा था, कहीं कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद से, मैं 2005 नहीं 92 के बाद से आज तक इस शहर जिस तरह के सौहार्द का मिसाल पेश करता रहा, साथ कहीं नहीं मिलता है। इसलिए बनारस को सौहार्द की नगरी भी कहा जाता है। सर मैं बस फंडअप करना चाहूँ सर, 8 विधानसभा सीट और आपका पूर्वांचल, अभी तक जितने भी चरण का चुनाव बीता है वो तो एक अलग का विषय है, बट अभी आप क्या असर देख रहे हैं, किसका ज़्यादा देख रहे हैं सर? अभी मुझे लगता है कि बीजेपी बाकी स्थानों पर 20 है, लेकिन ये जरूर है कि यदि बनारस समेत 10 जिलों में 61 सीट आती तो उसमें 10 से 15 सीटों, पिछली बार उन्होंने 55 सीटों, अरे 55 नहीं बल्कि 47 सीटों पर चुनाव में जीत हासिल की थी। आजमगढ़ को छोड़ दिया जाए 1-2 सीटों को, तो ऐसी स्थिति में लगभग 15 से 20 सीटों का नुकसान बीजेपी को दिखाई पड़ रहा है। सर आपका क्या इस पर कहना है? जो आखिरी चरण भी है 7 तारीख को आपके यहाँ, इसमें आप लगभग सपा को आप कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं?
सपा को कहाँ जाते हुए देख रहे थे कि सपा का गढ़ वही आजमगढ़ जैसा भाई साहब ने बताया कि है। इसके अलावा देखिए वोटर बहुत ज़्यादा साइलेंट है, ठीक है, साइलेंट है। वोटर साइलेंट है। और जिस तरीके से जो जातिगत जो जाल बुनने की कोशिश की गई अन्य पार्टियों की तरफ से, उसको कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अपने विकास के मुद्दे से तोड़ना चाहती है। तो ये अब मतलब 6वें और 7वें चरण का मतदान देखना पड़ेगा कि किधर जनता का रुख होता है और 10 को इसका रिजल्ट मिल पाएगा। आकलन कर पाना बहुत मुश्किल होगा। सर आखिरी सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली होने जा रही है, इसका आप बनारस पर और पूर्वांचल पर कितना असर देख रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वीकार्यता पूरे देश में है। बनारस उनका संसदीय क्षेत्र है और पिछले बार चाहे 2014 का चुनाव रहा हो, चाहे 2017 का रहा हो, चाहे 2019 का रहा हो, मोदी जी का जादू जो है वो पूर्वांचल पर सिर चढ़कर वो बोलता है। बरकरार है। तो अभी उनको आना है, आने के बाद फिजाएं कुछ भी हो सकती हैं, बदल सकती हैं, इसलिए मोदी जी के आने के बाद कुछ भी संभव है। सर बस इसी से एक संबंधित सवाल है, ममता बनर्जी और मोदी धुर विरोधी हैं, लेकिन कभी कभी कुछ फोटोग्राफ्स भी आती हैं शॉल वॉल लेते हुए। आपके यहाँ जिस प्रकार का माहौल है, मुझे तो खैर अच्छा ही लग रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, क्या इन दोनों के आने से क्या कुछ माहौल बदल सकता है? देखिए, ममता बनर्जी का बनारस में या पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं है, न संगठन न कोई नेता। पहली बार यहाँ पर कमलापति परिवार के उनको उन्होंने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखा। मुझे नहीं लगता कि बनारस में ममता बनर्जी का 1% भी कोई असर पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरा, अखिलेश यादव के आने के बाद कुछ सीटों पर उनके कार्यकर्ताओं के बीच में हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रम्प कार्ड है वो है गरीबों को राशन कार्ड का राशन जो वितरण कराना। वो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है बीजेपी का। वो घर घर जाके कह रहे हैं कि हमने आपको ये काम किया है। अब मुश्किल से 4-5 दिन का और चुनाव रह गया है। ऐसी स्थिति में हो सकता है, क्योंकि मोदी भी हैं, ममता बनर्जी हैं, प्रियंका भी हैं, यहाँ भी हैं, लेकिन मोदी का जो एक बड़ा एक ऑरा है उसके सामने फ़िलहाल बनारस नहीं उसके आसपास के जो इलाके में है, वो मुझे लगता है कि बहुत कुछ करिश्माई अंदाज में हो सकता है, कुछ अच्छा हो जाए। तो बनारस में हम सर अगर हम एक संक्षिप्त में हम बोले तो शायद भाजपा का अभी है तो पलड़ा भारी है। पलड़ा बीजेपी का यही नहीं था, उस दौर में था बीजेपी का पलड़ा भारी था जब समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी की सरकारें हुआ करती थी, तब भी बनारस के शहरी क्षेत्र को बीजेपी जीतती रही है। 1, 2, 3 बाहर की सीटों की बात छोड़ दिया जाए, ग्रामीण इलाकों की, जैसे पिंडरा में कांग्रेस जीत जाए, उसके पहले उदल जीतते थे, लेकिन आज के तौर में पहले के बनारस में बहुत बदलाव हुआ है। इसलिए बदलाव हुआ है कि लोगों को लग रहा है कि यदि बीजेपी हारती है तो जो डेवलपमेंट के काम है वो सारे के सारे रुक सकते हैं। लिहाजा इन बीजेपी को लाना बहुत जरूरी है, यहाँ की जनता की जो मनोस्थिति है। जी, हमसे बात करेंगे सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी जो माहौल है वो आपने ये देखा है, हम बनारस में हैं और यहाँ के क्या एक्सपेक्ट्स हैं इलेक्शन को लेकर के, परिस्थितियाँ क्या हैं, वो आपने अभी तक के इस वीडियो में हमारे देखा होगा। खैर फैसला तो 10 मार्च को आएगा। 3 पत्रकार की हमारी खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए ट्रूली इंडियन। शुक्रिया।